गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं हायर नॉन कॉर्डेट्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने एनिमल किंगडम के अंतर्गत हायर नॉन कॉर्डेट में फाइलम एनिलिडा के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के विषय में जान लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने एनिलिड्स के क्लासिफिकेशन को भी बहुत अच्छे से देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एनिलिड्स को क्या होता है टोटल 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। आज आइए इसी क्लासिफिकेशन की कड़ी में हम सबसे पहले उस स्पेसिमेन को पढ़ेंगे जो हमारे बीएससी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेरिस के विषय में। आज हम इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से नेरिस के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। और इसके अगले वाले सेगमेंट्स में हम नेरिस के बहुत सारे फिजियोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे। आज आइए स्टार्ट करते हैं हम नेरिस के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के विषय में। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि इस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, शेप एंड साइज, डिवीजन ऑफ नेरिस, पैरापोडिया ऑफ नेरिस, इपीटोक, हेट्रोनेरिस एज वेल एज द स्वार्मिंग। इतने चीज़ों के विषय में आज हम इस पर अध्ययन करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन के। तो नेरिस का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो नेरिस इज बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा। ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? एनिलिडा से। और इसका जो क्लास होता है वो पॉलीचीटा होता है। पॉली इक्वल टू क्या होता है? दैट इज द मेनी, एंड चीटा इक्वल टू होता है सीटी। अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सीटी पाए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द लोकोमोशन, उनको किस में रखा गया है? क्लास पॉलीचीटा में रखा गया है। अगर उनके सब क्लास की बात करें तो इनको सब क्लास इरेंसिया में रखा गया है। फैमिली इनका नेरिडी है, जबकि इनका जीनस जो है वो नेरिस है, ठीक। तो आइए डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। तो बेसिकली द नेरिस इज़ द कॉस्मोपोलाइटान इन डिस्ट्रीब्यूशन। नेरिस जो होता है वो कॉस्मोपोलाइटान होता है, अर्थात इट इज़ फाउंड एवरीवेयर, ये सब जगह पाया जाता है। यूबिक्वाइटस होता है और ये क्या होता है, किसी भी जगह देखने को मिल जाता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, नेरिस इज फाउंड ऑन द सी सोर्स इन द सॉलो वाटर। लेकिन बेसिकली जो नेरिस होता है ये समुद्र के छिछले पानी में, सी सोर अर्थात समुद्र के किनारे कहाँ पाया जाता है? छिछले पानी में पाया जाता है। बच्चों एक चीज़ आप जानने की कोशिश करिए कि जो नेरिस होता है वो समुद्र के जस्ट किनारे, जैसे ये देखिए समुद्र का ये पानी जो होता है वाटर होता है, तो जहाँ समुद्र का वाटर ये देखिए यहाँ एकदम बिल्कुल बैंक किनारे पर, सी सोर्स पर ही पाया जाता है। वो इसलिए अपना बरो यहाँ बनाते हैं जिससे कि जब समुद्र की लहरें, उनकी टाइड्स जब जाएँ तो वाटर करंट जो है सीधे इनके बरों में प्रवेश करें। और इसी बरों में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है बच्चों, चूँकि ये क्या होते हैं, ये कुटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनका जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, वो कुटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। अर्थात इनके ब्लड में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है वो उनके ब्लड में होता है। और इनका जो स्किन होता है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, तो इनमें कुटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो ये अपने बरोज को ऐसा सिस्टम से बनाते हैं कि बिल्कुल समुद्र के किनारे जो इनका छिछला पानी है, जो समुद्र का छिछला पानी होता है, वहीं एकदम समुद्र के जो बैंक होता है, जो इनका सिसोर होता है, उसी के जस्ट किनारे वो बरो बनाए रहते हैं, जिससे जब कभी टाइड्स, समुद्र की लहरें जाती हैं तो वाटर करंट सीधे इनके बरों में प्रवेश करता है और उसी वाटर के माध्यम से वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन कर लेते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले लेते हैं। इसलिए कहाँ बनाते हैं ये? इनका हैबिट अगर देखेंगे तो ये वहीं पाए जाते हैं। अर्थात ये कहाँ पाए जाएंगे? नेरिस इज फाउंड ऑन द सी शोर इन द सालो वाटर। सालो वाटर में बिल्कुल समुद्र के शोर अर्थात समुद्र के किनारे, उनके किनारे ही अपना बरो बनाते हैं। सम बेसिकली ये क्या होते हैं कि मेनी टाइम्स लिव्स इन द ट्यूबुलर यू शेप्ड बरो लाइंड बाय द म्यूकस इन द सैंड और मड एट द टाइड लेवल। ये क्या करते हैं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा समय ये यू आकार के बरों में रहते हैं। ये अपना एक बरो बनाते हैं, उसी बरो के अंदर ये रहते हैं। बरो मीन्स बिल। तो एक अपना ये बरो बनाते हैं, उसी बरो के अंदर ये रहते हैं। और ये किस आकार का बरो बनाते हैं? यू शेप्ड का बरो बनाते हैं, ठीक। यू शेप्ड का ये बरो बनाते हैं। और उनका जो बरो होता है वो इनके शरीर से निकलने वाला एक म्यूकस होता है, म्यूकस के द्वारा वो क्या किया होता है? लाइंड होता है, अर्थात उसी के द्वारा घिरा होता है। इनका जो म्यूकस निकलता है वो सैंड के पार्टिकल्स को क्या करता है? एक साथ जोड़ने का काम करता है, बाइंड करने का काम करता है। और ये बाइंड करके इनके पूरे अंदर वाला जो सरफेस होता है उसको चिकना बना देते हैं और इनको रहने में मदद, जिससे पानी जो है बिल्कुल स्लिप करके अंदर की ओर चला जाए। तो ये अंदर का जो सिस्टम बनाते हैं बहुत ही अच्छा बनाते हैं। इनके शरीर से निकलने वाला म्यूकस जो होता है वो उस बरो को चिकना बनाने में काम करता है। और वो क्या करता है? सैंड पार्टिकल्स को या मड को क्या करता है? अपने साथ बाइंड करके एकदम
चिकना बना देगा। ठीक, तो ये यू आकार के बरों में रहते हैं और इनका जो बरो होता है इनके शरीर से निकलने वाले म्यूकस के द्वारा क्या होता है, बाइंड हुआ रहता है। ठीक, और ये कहाँ बनाते हैं, टाइड लेवल पर, अर्थात समुद्र का जो टाइड लेवल होता है जहाँ से उनकी धाराएं जाती हैं, ठीक, जहाँ उनकी धाराएं पहुँचती हैं ठीक वहीं अपना बरो बनाए रखते हैं। इट इज़ कॉर्निवोरस, ये गलत लिखा गया बच्चों, इसको सही कर लीजिएगा, ये कार्निवोरस होते हैं। इट इज़ कॉर्निवोरस एज इट फीड्स ऑन द स्मॉल इंसेक्ट्स, मोलस्कन्स एंड वर्म्स। ये मांसाहारी होते हैं और किसको खाते हैं, ये छोटे मोटे कीट पतंगों को खाते हैं, मोलस्कन्स को खाते हैं, एज वेल एज द वर्म को खाते हैं। ठीक, तो ये कॉर्निवोरस होते हैं विच फीड्स ऑन द इंसेक्ट्स, मोलस्कन्स एज वेल एज द वर्म्स। इट इज़ वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एंड पैसिवली ड्यूरिंग द डे। अर्थात ये क्या होते हैं बच्चों, ये नॉक्चर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं। ये अपने भोजन के तलाश में फॉर द सर्च ऑफ द फूड्स एंड आल्सो द रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है इनका और जो भोजन का तलाश होता है, शिकार करने के लिए रात्रि में निकलते हैं। बिकॉज दे आर द नॉक्चर्नल इन हैबिट, ये किस हैबिट के होते हैं, ये रात्रिचर होते हैं, इसलिए अपने भोजन के तलाश में ये रात्रि में निकलते हैं। तो सो दे आर द एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड पैसिवली एक्टिव ड्यूरिंग द दे आर एक्टिवली एक्टिव, अर्थात एक्टिवली ये क्या होते हैं, एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, ये रात्रि के समय एक्टिव होते हैं, एंड पैसिवली एक्टिव ड्यूरिंग द डे, अर्थात दिन के समय ये कम एक्टिव होते हैं और रात्रि के समय ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि अपने भोजन के सर्च में, अपने भोजन के तलाश में ये रात्रि में ही निकलते हैं। ठीक, तो सबका अपना अपना नेचर होता है, नेचर ने जिसको अपना हैबिट बना दिया है बच्चों, वो अपने हैबिट के आधार पर ही निकलेंगे। ये बड़े चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। ये जब बिल्कुल शांत हो जाता है समुद्र का माहौल तो उस समय ये निकलते हैं, रात्रि के समय अपने भोजन के तलाश में निकलते हैं। और एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, रात्रि के समय भी होता है। कब होता है, रात्रि के समय में होता है, और मून नाइट में, है ना, अर्थात जब चंद्रमा बिल्कुल निकली हुई होती हैं उस समय ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन, और उसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे तो उसमें स्वार्मिंग आ जाता है। तो इनमें रिप्रोडक्शन एज वेल एज द जो सर्च ऑफ फूड होता है ये सब रात्रि के समय होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉक्चर्नल प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक, आइए अब इनके हम शेप एंड साइज की बात करते हैं कि इनका शेप कैसा होता है, इनका साइज कैसा होता है। ठीक, द नेरिस इज अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 सेंटीमीटर इन लॉन्ग। यहाँ भी ऑफ गलत टाइप हो गया है। नेरिस जो होता है बच्चों ये लगभग कितना होता है, 30 से 40 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। इसका जो लंबाई होता है कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 सेंटीमीटर। स्पीसीज स्पेसिफिक, अर्थात जैसे स्पीसीज होते हैं वैसे इनकी लंबाई होती है। ठीक, और इनके शेप की अगर बात करें तो दे आर द लॉन्ग, नैरो, सिलेंडर एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, सिलेंडर फॉर्म में होते हैं और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अर्थात इनका जो बॉडी होता है बच्चों, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। अर्थात पूरे शरीर को एक सेंट्रल एक्सिस से 2 समान भागों में डिवाइड किया जा सकता है और दोनों जो भाग होंगे, दोनों जो पार्ट होंगे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ठीक, तो बॉडी कैन बी डिसेक्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो इनका शरीर बायलैटरली सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड राउंडेड ऑन और कॉन्वेक्स डॉर्सल सरफेस एंड फ्लैट वेंट्रल सरफेस। ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, अर्थात डॉर्सल साइड में और वेंट्रल साइड से क्या होते हैं, चपटे हुए रहते हैं, और लेटरल साइड में क्या करते हैं, उभार देखने को मिलता है। तो ये लेटरली क्या होते हैं बच्चों, लेटरली ये उभरे हुए होते हैं, जबकि डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड आगे मतलब नीचे और ऊपर से ये फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं एकदम। ठीक, तो सो दे आर द डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड राउंडेड। आगे ऊपर से क्या होते हैं, ये इनका डॉर्सल सरफेस जो होता है वो राउंडेड होता है, दैट इज द कॉन्वेक्स शेप्ड होता है, जबकि वेंट्रल सरफेस इनका एकदम फ्लैट होता है। ठीक, जो पृष्ठ अर्थात जिधर से पृष्ठ नीचे वाला भाग जो इनका फ्लैट होता है, ऊपर वाला भाग थोड़ा सा राउंडेड होता है, सेमी राउंडेड उसको हम कह सकते हैं। ठीक, तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड राउंडेड ओवर द डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल एट द फ्लैट एट द वेंट्रल सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस इनका फ्लैट होता है, डॉर्सल सरफेस राउंडेड एंड कॉन्वेक्स होता है। ठीक, द बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू 80 to 120 सेगमेंट्स आर ऑफ मेटामर्स एंड डिस्टिंक्ट हेड इज प्रेजेंट एट द इंटीरियर एंड। इनका जो पूरा शरीर होता है बच्चों वो लगभग 80 से 120 सेगमेंट्स में, 80 से 120 मेटामर्स में डिवाइड होते हैं। अर्थात इनका मैंने बताया कि जो एनिलिड्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है कि ये कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं, मेटामर्स में डिवाइड होते हैं, अर्थात इसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो इसमें जो खंडों की संख्या होती है लगभग 80 से 120 होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें
इंटीरियर पार्ट पर एक डिस्टिंक्ट हेड देखने को मिलता है, दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट हेड देखने को मिलता है। अगर हम एनिलिड्स की कड़ी में बात करें तो जो अर्थवर्म होता है या लीच होता है बच्चों, इनमें जो हेड होता है वो इनडिस्टिंक्टली क्या होता है, डेवलप होता है, अर्थात वो इनडिस्टिंक्ट होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। जबकि इसी कड़ी में नेरिस जो होता है, इसका जो हेड होता है, इसका जो सेफेलाइजेशन होता है वो डिस्टिंक्टली होता है, अर्थात वो डिस्टिंक्ट होता है, बहुत अच्छे से दिखाई देता है, वेल डेवलप्ड होता है, जिस पर बहुत अच्छा खासा सेंस ऑर्गन भी पाया जाता है। अगर इसके हेड रीजन में देखेंगे तो आपको वहाँ पल्प देखने को मिलेगा और प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स देखने को मिलेगा, सिराई देखने को मिलेगा, आइज देखने को मिलेंगे। ये सब जितने भी सेंस ऑर्गन हैं ये इनके हेड पार्ट पर पाया जाता है। तो इनका जो हेड होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है, और कहाँ पाया जाता है, एंटीरियर साइड में पाया जाता है। द साइज वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, इनका जो साइज होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, अर्थात छोटे बड़े जिस प्रकार से स्पीसीज होंगे उसी प्रकार से इनका साइज भी क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, अर्थात ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। All the segments bear laterally placed hollow muscular and vertical movable pairs appendages commonly called as the parapodia। इसके प्रत्येक सेगमेंट में अर्थात लैटरली वन पेयर्स पैरापोडिया देखने को मिलते हैं। पैरापोडिया क्या है बच्चों, इट इज द टाइप ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द नेरिस। नेरिस के बॉडी वॉल का एक एक्सटेंशन है, एक प्रकार का आउट ग्रोथ है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। और ये पैरापोडिया लैटरली प्लेस्ड होते हैं, अर्थात वन पेयर पैरापोडिया जो होता है वो पाए जाते हैं इनके प्रत्येक सेगमेंट्स में। ऑल द सेगमेंट्स बियर्स द वन पेयर्स ऑफ द पैरापोडिया लेटरली, है ना, अर्थात लेटरल साइड्स में दोनों तरफ एक जोड़ी पैरापोडिया पाया जाता है। और ये पैरापोडिया कैसा होता है, हालो होता है, मस्कुलर होता है, अर्थात इसमें मांसपेशियां पाई जाती हैं। अभी हम बात करेंगे एसिकुलर सेल, इसमें मसल्स इसमें देखने को मिलेगा, कैसा, एसिकुलर मसल्स देखने को मिलता है। हालो मसल्स जो होते हैं वर्टिकल, मोबाइल पेयर्स, अर्थात इसमें जो ये मोबाइल करते हैं, अर्थात मूवमेंट करते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा इनमें लोकोमोशन होना है ना। तो जो लोकोमोशन की प्रक्रिया होती है, स्विमिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक, वो सब इनके पैरापोडिया के द्वारा होता है। तो ये पैरापोडिया प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं, लेकिन आप इसको रिमार्क करके लिख लेंगे, दो सेगमेंट को छोड़कर, आगे का एक सेगमेंट और पीछे का एक सेगमेंट। आगे का जो सेगमेंट होता है उसको हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, और पीछे का जो सेगमेंट होता है उसको हम पाइजिडियम कहते हैं। तो पेरिस्टोमियम और पाइजिडियम को छोड़कर रेस्ट ऑफ जितने सेगमेंट होते हैं सब पर लैटरली एक जोड़ी पैरापोडिया देखने को मिलता है, ठीक, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्विमिंग सच एज द लोकोमोशन। इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। अगला क्या है, द कलर इज लाइट वायलेट एंड द रीजन्स ऑफ द बॉडी विच आर द रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स अपीयर्स द रेडिश। इनमें जो कलर होता है, इनके बॉडी का कलर होता है वो लाइट वायलेट कलर का होता है। कैसा होता है, लाइट वायलेट कलर का होता है। लेकिन इनके शरीर के अधिकांश भाग जो रिचली सप्लाइड होता है ब्लड के द्वारा, अर्थात जो हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, वो कैसे देखने में लगते हैं, अर्थात रेडिश कलर के, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ द ब्लड। अर्थात इनका जो और रीजन है जो हाईली वेस्कुलराइज्ड है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ क्या होता है, ब्लड की वजह से वो स्थान जो है कैसा दिखेगा, रेडिश कलर का दिखता है। तो इनका बॉडी जो होता है बहुत अच्छा दिखता है, कलर्ड दिखता है। तो अधिकांश भाग इनका कैसा होता है, रेडिश कलर का दिखता है, और इनका जो भाग होता है वो लाइट वायलेट कलर का दिखाई देता है, ठीक। तो लाइट वायलेट कलर तो पूरा बॉडी होता है, लेकिन जहाँ ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड फॉर्म देखने को मिलता है, जहाँ ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, वो रेडिश कलर में दिखेगा, ठीक। आइए बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ नेरिस। डिवीजन, बॉडी का डिवीजन कैसे, तो नेरिस बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अर्थात इसके पूरे बॉडी को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक हेड और दूसरा ट्रंक। हेड को भी दो भाग में डिवाइड किया गया, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। तो आप देख लीजिए फिगर के माध्यम से, यहाँ देखिए, ये देखिए, एक बार हम फिगर समझाते हैं। ये पूरा भाग इनका क्या होता है, ये हेड रीजन होता है, और इधर का जितना पार्ट है ये क्या होता है, ट्रंक होता है। तो ट्रंक में ही नीचे का एक पार्ट बनता है जिसको हम पाइजिडियम कहते हैं, अर्थात टेल पार्ट भी इनके ट्रंक का ही भाग होता है, जिसको हम टेल कहें या फिर पाइजिडियम कहते हैं। अब इनके अगर हेड की बात कर लें हम, तो हेड में देखिए दो भाग होता है। ऊपर वाला भाग जो होता है इसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, विच इज़ द इलोंगेटेड फॉर्म, एक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, एक प्रोमिनेंट भाग दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टोमियम। और इसके जस्ट नीचे का भाग देखिए, इसको कहते हैं पेरिस्टोमियम। और प्रोस्टोमियम पर भी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। और कौन कौन सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, एक जोड़ी पल्प पाया जाता है, ठीक ना, दोनों साइड में लैटरली, और एक जोड़ी इसमें क्या पाया जाता है, टेंटिकल्स पाया जाता है, जिसको हम एंटीना भी कहते हैं, है ना, जिसको प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स कहते हैं। और जो पाया जाता है उसमें आइज भी पाई जाती हैं, 2 पेयर्स कलर्ड आइज पाई जाती हैं, अर्थात 4 आइज पाई जाती हैं, किसमें, प्रोस्टोमियम रीजन पर।
तो इनके हेड का सबसे पहला भाग प्रोस्टोमियम होता है, जिस पर सेंसर ऑर्गन लगे होते हैं। और सेंसर ऑर्गन में कौन कौन है? 1 पेयर्स पल्प, 1 पेयर्स टेंटिकल एंड रेस्ट ऑफ 2 पेयर्स कलर्ड आइज पाई जाती है प्रोस्टोमियम रीजन पर। और वहीं अगर हम पेरिस्टोमियम की बात करें तो इनका जो दूसरा खंड होता है इनके माउथ का, अर्थात पेरिस्टोमियम में क्या क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है। पेरिस्टोमियम में पहले तो माउथ पाया जाता है, दूसरी बात क्या पाई जाती है कि 4 पेयर्स सिराई पाई जाती है। पेरिस्टोमियम सिराई 4 पेयर्स, अर्थात लेटरली 4 सिराई एक साइड में और 4 सिराई एक साइड में। तो लेटरली जो होती है वो 4 पेयर्स ऑफ सिराई इज फाउंड ऑन द पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम पर 2 चीज़ पाई जाएगी, एक माउथ और दूसरा सिराई। ठीक, तो ये सब इसके हेड के पार्ट हो गए। अब यहाँ जब बात आती है ये ट्रंक की, तो ट्रंक कहाँ, अर्थात इनका जो सेगमेंट शुरू होता है बच्चों वो क्या होता है? पेरिस्टोमियम से शुरू होता है। अर्थात इनके खंड अगर हम बात करें कि मेटामर्स में इनके सेगमेंट का सबसे पहला पार्ट कौन होता है? तो पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट क्या होता है? पाइजिडियम। लेकिन ये अंत के और शुरू के 2 खंड, एक पेरिस्टोमियम एक पाइजिडियम, इन दोनों खंडों पर पैरापोडिया नहीं पाया जाता। रेस्ट ऑफ जितने भी सेगमेंट्स होंगे, जितने भी सोमाइट्स होंगे, सब पर क्या देखने को मिलता है? पैरापोडिया देखने को मिलता है। जैसा कि आप फिगर में देख लीजिए, ये देखिए ये पेरिस्टोमियम है और इसमें कोई भी पैरापोडिया नहीं पाया जा रहा है। लास्ट में ये देखिए पाइजिडियम है, यहाँ भी पैरापोडिया नहीं पाया जाता है, और सब जगह आपको पैरापोडिया देखने को मिल जा रहा है। और पैरापोडिया पर ही सीटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीटी कहते हैं, विच इज लोकेटेड ऑन द पैरापोडिया, और ये सब पैरापोडियम, और इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीडिंग एज वेल एज द लोकोमोशन, अर्थात ये लोकोमोशन के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहीं पाइजिडियम में एक आउटर ओपनिंग देखने को मिलेगा, एक अपर्चर देखने को मिलता है जिसको हम एनस कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में आप देखिए एनस पर भी सिराई देखने को मिलते हैं जिसको हम एनल सिराई कहते हैं। तो सिराई दोनों सिरों पर आपको देखने को मिलेंगे, अग्र सिरे पर अर्थात एंटीरियर भाग पर भी और पोस्टीरियर पर भी। एंटीरियर में जो इसके हेड पार्ट पर पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम सिराई कहते हैं। और लास्ट में जो पाइजिडियम में पाए जाते हैं, चूँकि ये एनस के पास पाए जाते हैं इसलिए इसको हम एनल सिरस कहते हैं या एनल सिराई कहते हैं। ठीक बच्चों, तो उम्मीद है कि फिगर आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम पैरापोडिया को अगर हम देख ले तो पैरापोडिया में क्या होता है बच्चों? पैरापोडिया को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक नोटोपोडिया, नीचे होता है न्यूरोपोडिया, है ना। और इसी नोटोपोडिया न्यूरोपोडिया में देखिए ये सब सीटी लगे होते हैं। ये देखिए एक सीटी, ये ऊपर के सीटी नीचे। ठीक, तो नोटोचीटी और न्यूरोचीटी ये सब क्या होते हैं? इनके सीटी हैं। तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके विषय में डिटेल्स में। आइए पहले जानते हैं कि द बॉडी ऑफ द नेरिस इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 2 पार्ट्स। पहला भाग जो होता है हेड और दूसरा होता है ट्रंक। ठीक, हेड के 2 भाग होते हैं, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम, जबकि ट्रंक में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? सीटी, नेफ्रिडियोपोर्स एज वेल एज द पाइजिडियम, ये सब इसके ट्रंक के भाग होते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेड के विषय में। ठीक, द हेड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब हेड को भी 2 भागों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, पहला होता है प्रोस्टोमियम और दूसरा होता है पेरिस्टोमियम। आइए पहले बात करते हैं प्रोस्टोमियम के विषय में। इट इज़ एन इंटीरियर स्मॉल रफली कॉनिकल लोब ऑफ द पेरिस्टोमियम, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द माउथ। ये क्या होता है? पेरिस्टोमियम का एक ऐसा भाग होता है जो इंटीरियर साइड में पाया जाता है, स्मॉल छोटा होता है, रफली कॉनिकल शेप का होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? जस्ट इन फ्रंट एंड जस्ट अबव द माउथ। ये प्रोस्टोमियम जो होता है एकदम माउथ के सामने और माउथ के ऊपर पाया जाता है। ये माउथ का प्रोमिनेंट भाग होता है। आपको फिगर के माध्यम से हम देखते हैं, ये देखिए फिगर में, ये देखिए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए हमें फिगर, ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये ऊपर का जो निकला हुआ भाग होता है माउथ के ऊपर, माउथ यहाँ होता है, तो माउथ के ऊपर जो प्रोमिनेंट भाग होता है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो ये माउथ से, मुंह से आगे निकला हुआ होता है। ठीक, इवर्टेड फॉर्म में देखने को मिलता है। तो देखेंगे इट इज़ एन इंटीरियर स्मॉल रफली कॉनिकल लोब ऑफ द पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के आगे निकला हुआ, इसके माउथ के जस्ट इन फ्रंट एंड अबव ये एक प्रकार का प्रोमिनेंट देखने को मिलता है जो छोटा रफली कॉनिकल लोब होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम कहते हैं। इट इज़ नॉट द ट्रू बॉडी सेगमेंट। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, प्रोस्टोमियम बॉडी सेगमेंट का सत्य भाग नहीं होता है, अर्थात ये खंडों में इसका नाम नहीं लिया जाता, खंडों में काउंट नहीं किया जाता है, खंड काउंट किए जाते हैं पेरिस्टोमियम से। ठीक, तो प्रोस्टोमियम जो हमारे नेरिस के माउथ का फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब उसके बॉडी का फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, इट इज़ नॉट काउंटेड इन द बॉडी सेगमेंट्स। ठीक, इसको बॉडी सेगमेंट में काउंट नहीं करेंगे। द लोब बियर्स टेंटिकल्स, पल्प एंड आइज विच सर्व्स एज द सेंसरी ऑर्गन्स।
अर्थात इस प्रोस्टोमियम, ये जो एक प्रकार का लोब है, जो एक प्रकार का आगे का निकला हुआ कोनिकल लोब है, इसमें कौन कौन से सेंस आर्गन पाए जाते हैं आइए बात करते हैं। द लोब बियर्स टेंटिकल्स, अर्थात इसमें एक जोड़ी टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिसको हम प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स कहते हैं। इट ऑल्सो बियर्स वन पेयर्स ऑफ द पल्प्स, अर्थात इसमें एक जोड़ी पल्प्स भी होती है। साथ ही साथ इसमें 2 पेयर्स कलर्ड आइज देखने को मिलती हैं। कैसे 2 पेयर्स कलर्ड आइज किस पार्ट में देखने को मिल रहे हैं? ये प्रोस्टोमियम रीजन पर देखने को मिलते हैं। और इसमें 1 पेयर्स नूचल आर्गन भी पाए जाते हैं। तो 1 पेयर्स नूचल आर्गन, 1 पेयर्स टेंटिकल्स, 1 पेयर्स पल्प्स एंड 2 पेयर्स कलर्ड आइज, ये सब प्रोस्टोमियम रीजन में देखने को मिलेंगे। आइएगा पेरिस्टोमियम की बात करें तो पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट्स विच इज ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड बियर्स द माउथ वेंट्रली। पेरिस्टोमियम क्या होता है? ये बॉडी सेगमेंट का फर्स्ट पार्ट बनाता है और ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या पाया जाता है? माउथ। इसके वेंट्रल साइड पर माउथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके वेंट्रल साइड पर माउथ पाया जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द ओपनिंग, अर्थात आगे के जो प्रॉक्सिमल ओपनिंग होती है वो माउथ और डिस्टल ओपनिंग जो होती है एनस। ठीक, तो इनका जो स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है? इट इज स्प्रेड्स अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, पूरे लेंथ तक ये फैला होता है। और फर्स्ट ओपनिंग जो होती है माउथ और जो लास्ट की ओपनिंग होती है वो एनस होती है। ठीक, तो वही चीज़ है। पेरिस्टोमियम में क्या 2 चीज़ पाई जाती है? पेरिस्टोमियम, आप इसको रिमार्क कर लेंगे तो पेरिस्टोमियम में माउथ पाया जाता है और साथ ही साथ 4 पेयर्स ऑफ पेरिस्टोमियम सिराई देखने को मिलता है। ठीक, आइए बात करते हैं अलग अलग विषय में। हम प्रोस्टोमियम के विषय में और पेरिस्टोमियम के विषय में हम अलग अलग सेपरेटली बात करेंगे। द प्रोस्टोमियम बियर्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, प्रोस्टोमियम में डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कौन कौन? आप इसको रिमार्क कर लेंगे। सबसे पहले प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स, फिर पल्प और आइस। मैंने बताया कि प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स के रूप में एक जोड़ी प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स पाई जाती है। तो बात करते हैं पेयर्स सिलेंड्रिकल स्मॉल एंड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द माउथ। ये एक जोड़ी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, छोटी होती है और जस्ट इन फ्रंट ऑफ द माउथ, माउथ के जस्ट सामने देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स। आप देख लीजिए, ये है, इसको क्या कहेंगे? ये देखिए जस्ट ऊपर निकला हुआ सुई के आकार का, निडल का आकार का दोनों तरफ जो है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स कहते हैं। ठीक, तो ये कैसा होता है? एक जोड़ी होता है, दोनों साइड देखने को मिलेगा, सिलेंड्रिकल होता है एंड स्मॉल होता है, जस्ट इन फ्रंट एकदम सामने आपको देखने को मिल जाएगा। पल्प क्या है? अपेयर ऑफ लंग इलोंगेटेड एंड कंपैक्ट लोकेटेड आफ्टर द टेंटिकल्स। ये एक जोड़ी इलोंगेटेड कंपैक्ट एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। और ये जस्ट टेंटिकल के बाद, ये देखिए, ये पल्प है, ये देखिए, इसको प्रोमिनेंट पल्प कहते हैं। ये दोनों साइड में पल्प आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो ये भी जस्ट टेंटिकल के बाद क्या होते हैं? एक जोड़ी पल्प भी देखने को मिल जाते हैं, विच इज ए टाइप ऑफ द सेंसरी आर्गन। अगला आइज देखिए, 2 पेयर्स सिंपल राउंडेड पिगमेंटेड एंड प्रेजेंट ऑन द एबोरल साइड ऑफ द हेड। हेड के एबोरल साइड में पाए जाने वाले 2 जोड़ी इसमें कलर्ड आइज देखने को मिले। देखिए आप, ये A1 2 3 एंड 4, 4 आइज इसमें देखने को मिलेंगे। और ये किस पार्ट पर आपको देखने को मिल रहे हैं? प्रोस्टोमियम पार्ट पर, अर्थात हेड का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, उनमें आपको 3 सेंस आर्गन देखने को मिल जा रहे हैं। कौन कौन? प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स, पल्प्स एंड 2 पेयर्स ऑफ द आइस एंड नूचल आर्गन्स भी इसी पर पाए जाते हैं। तो ये तो रहा प्रोस्टोमियम के। अब बात कर लेते हैं पेरिस्टोमियम के विषय में। द पेरिस्टोमियम कैरीज, पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट ट्रू बॉडी सेगमेंट्स इन द नेरिस बॉडी, अर्थात नेरिस के बॉडी का ये फर्स्ट सेगमेंट होता है। मैंने बताया कि टोटल इनका जो ट्रंक होता है, जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले इनके जो इनके जो मेटामर्स होते हैं, जो इनके कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो पेरिस्टोमियम से स्टार्ट होते हैं और पाइजिडियम तक समाप्त होते हैं। तो पेरिस्टोमियम इनका फर्स्ट बॉडी सेगमेंट्स होता है। ठीक, क्या होता है? पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट ट्रू बॉडी सेगमेंट्स इन नेरिस बॉडी इन द इंटीरियर एंड। कहाँ पाया जाता है? इंटीरियर एंड में पाया जाता है। इट इज़ डायरेक्टली बिहाइंड द प्रोस्टोमियम एंड कंटेन्स, ये जस्ट प्रोस्टोमियम के बिहाइंड होता है, पीछे होता है। तो पेरिस्टोमियम क्या होता है? पेरिस्टोमियम के जस्ट नीचे ही प्रोस्टोमियम के जस्ट नीचे पेरिस्टोमियम पाया जाता है। तो पेरिस्टोमियम प्रोस्टोमियम के जस्ट बिहाइंड होता है। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं ये बात कर लेते हैं। पेरिस्टोमियम, ये गलत लिखा गया है बच्चों, ये पेरिस्टोमियम सिराई होगा, टेंटिकल्स नहीं। या क्या होगा? पेरिस्टोमियम सिराई, लिख लीजिएगा, CIRRI। ठीक, तो पेरिस्टोमियम सिराई यहाँ, या क्या लिखा गया? पेरीएटोमियल, ये गलत है, पेरिस्टोमियल, PERISTOMIAL एंड CIRRI, पेरिस्टोमियम सिराई, इसको सही कर लीजिएगा।
4 पेयर्स ऑफ पेरिस्टोमियल सिराई, इसमें 4 जोड़ी पेरिस्टोमियल सिराई लेटरली प्लेस्ड होते हैं, दोनों साइड में देखने को मिलते हैं। ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं और लेटरली प्लेस्ड होते हैं। तो 4 पेयर्स अर्थात 4 सिराई एक साइड में होते हैं और 4 सिराई एक साइड में, जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देखिए। ये देखिए 4 इधर और 4 इधर, ठीक। तो 1 2 3 4 सिराई एक साइड में, 4 सिराई एक साइड में। तो इसमें 4 पेयर सिराई जो होते हैं लेटरली प्लेस्ड होते हैं। लेटरली प्लेस्ड मीन्स दोनों तरफ ये पाए जाते हैं, ठीक। ये किस पर पाए जा रहे हैं? ये पेरिस्टोमियम रीजन पर पाए जा रहे हैं। ये इस रीजन को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियल रीजन। तो ये पेरिस्टोमियल रीजन पर देखने को मिल जा रहे हैं। तो पेरिस्टोमियल रीजन पर 2 चीज़ देखने को मिल रहा है, माउथ देखने को मिल रहा है और 4 पेयर्स पेरिस्टोमियल सिराई देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए माउथ लिखा गया, प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्स अपर्चर, अर्थात ये प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड्स एज ए ट्रांसवर्स अपर्चर। ये क्या होता है? इनके वेंट्रल साइड पर एक ट्रांसवर्स अपर्चर के रूप में देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं, ठीक। आइए बात करते हैं इनके ट्रंक के विषय में। अब हम लोगों ने हेड के विषय में बात किया कि हेड में 2 पार्ट पाए जाते हैं, प्रोस्टोमियम एज वेल एज द पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम पर पाए जाने वाले जो उनके सपोर्टिव सेंस ऑर्गन है उनके विषय में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं ट्रंक के विषय में और देखते हैं कि ट्रंक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ट्रंक में क्या पाया जाता है? सबसे पहले पैरापोडिया पाया जाता है। मैंने बताया कि ट्रंक में क्या होता है? पैरापोडिया पाया जाता है, प्रत्येक खंड पर पैरापोडिया। तो आइए बात करते हैं। पैरापोडिया कंसिस्ट ऑफ द ग्रीक वर्ड्स पैरा इक्वल टू साइड्स प्लस पोडस इक्वल टू फुट, अर्थात इनके साइड्स में जो फुट पाए जाते हैं, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पर इनको पैरापोडिया रखा गया है। ईच सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द पेरिस्टोमियम एज वेल एज द पाइजिडियम आल्सो, ये भी लिख लीजिएगा। ईच सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द पेरिस्टोमियम एंड पाइजिडियम, the oral segments bear on either lateral sides of the feet, fleshy, hollow and the ventral flap-like structure is commonly known as the parapodia। अर्थात इनके बॉडी सेगमेंट्स के दोनों तरफ, अर्थात इनका जो बॉडी जो सोमाइट्स जो इनके मेटामर्स हैं, इनके मेटामर्स में प्रत्येक खंड में लेटरली दोनों तरफ एक जोड़ी जो होते हैं पैरापोडिया पाए जाते हैं। और ये पैरापोडिया क्या होता है? इनके बॉडी वॉल का एक एक्सटेंशन फॉर्म होता है, एक आउट ग्रोथ होता है, जिसको हम पैरापोडिया कहते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशंस, ठीक, ये लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड आल्सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए भी क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आगे क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट पैरापोडिया आर इनकाउंटर्ड इन द मिडिल सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी, देन द साइज ऑफ द पैरापोडिया डिक्रीजेस टुवर्ड्स द टू एंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनका जो पैरापोडिया जो होता है बच्चों, अगर हम इनकी बात करें, जैसे ये हमने नेरिस बना दिया, तो नेरिस में जो पैरापोडिया आप देखेंगे तो पैरापोडिया बीच में जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं ऐसे, ठीक। और जैसे ही आप ऊपर नीचे आप जाएंगे वैसे पैरापोडिया का आकार घटता चला जाता है, ठीक। इस प्रकार से छोटा होता चला जाता है, ठीक, ऐसे। यहाँ आपको बीच में बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक। तो वही इसमें कहा गया है कि लार्जेस्ट पैरापोडिया आर इनकाउंटर्ड इन द मिडिल सेगमेंट्स। इनमें जो बड़े बड़े पैरापोडिया होते हैं वो बीच बॉडी के बीच सेगमेंट्स में देखने को मिलते हैं। देन द साइज ऑफ द पैरापोडिया ग्रेजुअली डिक्रीजेस, और धीरे धीरे इनके पैरापोडिया का साइज क्या होता है? दोनों एंड में घटता चला जाता है, ठीक। ईच पैरापोडियम इज बाइरेमस इन नेचर, प्रत्येक पैरापोडिया क्या होता है? बाइरेमस स्ट्रक्चर के होते हैं। जैसा कि आप देखिए इस फिगर में दिखाया गया है, प्रत्येक खंड में आपको दोनों तरफ पैरापोडिया देखने को मिल रहा है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, इसको हम पैरापोडिया कहेंगे, और प्रत्येक खंड पर लगे होते हैं और इसी पैरापोडिया से सीटी लगे होते हैं, ठीक। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया दिखाया गया है। ये देखिए इनका आगे उभरा हुआ जो भाग होता है इसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, ठीक। ये आगे का प्रोमिनेंट भाग है, ठीक। और ये जो देख रहे हैं ये पेरिस्टोमियम है, पेरिस्टोमियम देख रहे हैं ना, सॉरी नहीं, ये अभी पूरा प्रोस्टोमियम का पार्ट इधर दिख रहा है, ये पेरिस्टोमियम है, ठीक। तो ये पूरा जो प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा पार्ट है? ये प्रोस्टोमियम का पार्ट दिख रहा है, ठीक। आगे आइए हम बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द बेसल पार्ट एंड 2 डार्सल पार्ट। अगर हम पैरापोडिया की बात करें तो पैरापोडिया को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है इसका बेसल पार्ट और दूसरा इसके 2 डिस्टल पार्ट देखने को मिलते हैं। सॉरी मतलब नहीं, इट कंसिस्ट ऑफ अ बेसल पार्ट एंड अदर द डिस्टल पार्ट। इसके पूरे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पूरे स्ट्रक्चर को बेसल पार्ट और डिस्टल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। डार्सली प्लेस्ड नोटोपोडियम, इसमें जो नोटोपोडिया होता है वो डार्सल साइड में पाया जाता है। एक चीज़ और रिमार्क कर लेंगे बच्चों, ये इसको हम डार्सल साइड कह देंगे, नीचे वाले को वेंट्रल साइड कहेंगे। तो जो इनका नोटोपोडियम होता है वो डार्सल साइड में होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए नोटोपोडियम कहाँ होता है? डार्सल साइड में। और इनका जो न्यूरोपोडियम होता है वो कहाँ होता है? वेंट्रल साइड में। ये देखिए
न्यूरोपोडियम। ये कहाँ होता है, अर्थात इसको हम डॉर्सल साइड कहेंगे और इसको हम वेंट्रल साइड कहेंगे। तो जो इनका नोटोपोडियम होता है वो डॉर्सल साइड में होता है, जबकि न्यूरोपोडियम जो होता है वो वेंट्रल साइड में होता है। ठीक, तो dorsally placed notopodium and ventrally placed the neuropodium. Both these parts are subdivided into lobes. इनके दोनों पार्ट ये होते हैं फिर आगे चल के लोब में डिवाइड होते हैं। एंड बोथ ऑफ देम कैरीज पैक ऑफ निडल लाइक स्ट्रक्चर कॉमनली कॉल्ड एज द सिटी। और इनमें से दोनों पार्ट जो होते हैं एक निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिटी कहते हैं, उसको ये बियर करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये सब सिटी हैं। तो इनके डार्सल पार्ट पर भी और वेंट्रल पार्ट पर भी ये देखिए दोनों तरफ सीटी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो इनके डार्सल साइड में पाए जाने वाले पार्ट है, जो नोटोपोडियम पाए जाते हैं, उसको हम नोटोचीटी कहते हैं। और जो इनके वेंट्रल साइड में पाए जाए अर्थात न्यूरोपोडियम पाए जाने वाले जो सीटी हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोचीटी कहते हैं। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ठीक, अर्थात इनके दोनों लोब पर एक जो होता है डार्सल लोब होता है और जो वेंट्रल लोब होता है। डार्सल लोब पर पाए जाने वाला जो पार्ट होता है उसको हम नोटोपोडियम कहते हैं। तो नोटोपोडियम पर जो सीटी लगे होते हैं उसको हम नोटोचीटी कहते हैं। और नीचे वाला जो वेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूरोपोडियम कहलाता है। न्यूरोपोडियम पर लगने वाले जो सीटी होते हैं उनको हम न्यूरोचीटी कहते हैं। ये देखिए बिल्कुल फिगर में स्पष्ट रूप से है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इसको बना लेंगे। बच्चों फिगर आप बना कर रटेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये देखिए ये न्यूरोपोडियम है, ये नोटोपोडियम है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डार्सल साइड कहते हैं। ये इस पर लगा हुआ जो सीटी होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये लिखा गया है। आप इसको ध्यान देकर बना लेंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी होता है। देखिए बच्चों, ये यहाँ वेंट्रल सीरस है, एक प्रोजेक्शन होता है। वेंट्रल साइड पर जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम वेंट्रल सीरस कहते हैं, और डर्सल साइड में जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम डार्सल सीरस कहते हैं। यहीं एक मसल्स भी होता है, देखिए एसिकुलर मसल्स होता है, और ये किससे लगा होता है, एसिकुलम से लगा होता है। ठीक, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये बीच में क्या है, ये एसिकुलम, और इसी एसिकुलम से ये जो जितने भी ये सीटी होते हैं वो लगे होते हैं। किससे लगे होते हैं, एसिकुलम से। और ये एसिकुलम एक मांसपेशी के साथ जुड़ा हुआ है, उस मांसपेशी को हम क्या कहते हैं, एसिकुलर मसल्स कहते हैं। ठीक, तो इस फिगर को आप जितना बढ़िया से बनाकर पढ़ पाएंगे उतना ही आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक, तो आइए बात करते हैं सीरस के विषय में। सीरस, जो सीरस लगा हुआ मैंने बताया ना कि इसमें जो सीरस होते हैं डार्सल और वेंट्रल दोनों साइड में, ऐसा ऊपर ही दिख रहा है डार्सल सीरस और नीचे वाला क्या है, वेंट्रल सीरस। ठीक, तो एक प्रकार का जो प्रोजेक्शन जो उभार है दोनों सिराओं पर, दोनों लोब पर, उसको हम क्या कहेंगे, सीरस कहते हैं। तो आइए सीरस के विषय में जानते हैं। द डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स ऑफ द पैरापोडिया बियर्स द स्मॉल टेंटिकल्स लाइक सिलेंड्रिकल अपेंडिसेस कॉमनली कॉल्ड एज द सीरस। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ये डॉर्सल साइड्स और वेंट्रल साइड, मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड, और इसको क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड पैरापोडिया के दोनों सिरों पर, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड पर एक स्मॉल टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम सीरस कहते हैं। अर्थात डॉर्सल साइड पर डॉर्सल सीरस और वेंट्रल साइड पर वेंट्रल सीरस। द वेंट्रल सीरस सिचुएटेड वेंट्रल टू द न्यूरोपोडियम। जो वेंट्रल सीरस होता है वो कहाँ पाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये न्यूरोपोडियम पर पाया जाता है ना, अर्थात ये न्यूरोपोडियम के वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। तो द वेंट्रल सीरस सिचुएटेड वेंट्रल टू द न्यूरोपोडियम, या न्यूरोपोडियम के वेंट्रल साइड में होता है। इज स्मॉलर देन द डॉर्सल सीरस सिचुएटेड द डॉर्सली ऑफ द नोटोपोडियम। और ये क्या होता है, ये नोटोपोडियम का जो डॉर्सल सीरस होता है उसकी अपेक्षा ये छोटे होते हैं। ठीक ना, अर्थात जो न्यूरोपोडियम होते हैं क्या होते हैं वो, मैंने बताया कि ये जो नीचे वाला पाया जाता है उसको हम, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, नोटोपोडियम, नीचे वाले को न्यूरोपोडियम। द वेंट्रल सीरस सिचुएटेड वेंट्रल टू द न्यूरोपोडियम। जो वेंट्रल सीरस होता है वो न्यूरोपोडियम के वेंट्रल साइड में सिचुएट होता है। एंड इट इज़ स्मॉलर देन द डॉर्सल सीरस, और ये डॉर्सल सीरस से छोटे होते हैं। विच इज प्लेस्ड ऑन द नोटोपोडियम, जो नोटोपोडियम पर पाए जाते हैं। ठीक, आप इस फिगर के माध्यम से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे। आइए बात करते हैं सीटी। सीटी कहाँ पाए जाते हैं, मैंने बता दिया था सीटी पैरापोडिया पर पाए जाते हैं। ठीक ना, और ये किससे लगे होते हैं, एसिकुलम से लगे होते हैं। एसिकुलम मसल्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं सीटी के विषय में। द सीटी आर स्टिफ निडल लाइक काइटिनस रॉड। जो सीटी होता है ये स्टिफ निडल के आकार के काइटिनस रॉड होता है, विच रिमेन्स इन बंडल विद इन अ सैक ऑफ द स्किन। और जो स्किन के अंदर क्या होता है, एक बंडल के रूप में पाए जाते हैं। द सैक इज नोन एज द सेटिजिरस सैक। इस सैक को हम क्या कहते हैं, सेटिजिरस सैक कहते हैं। द इंटायर बंडल में बी मूव्ड इन वेरियस डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द मसल्स। जो पूरा बंडल होता है ये मसल्स के, मैंने बताया उस मसल्स का नाम क्या है, एसिकुलर मसल्स। उसकी सहायता से ये पूरा क्या करता है, मूवमेंट करता है, अर्थात लोकोमोशन में सहायता प्रदान करता है। वन ऑफ द सीटी
वन ऑफ द सीटी इन ईच बंडल इज लॉन्ग रॉड लाइक एंड डार्क इन कलर। प्रत्येक जो सीटी होते हैं वो लंबे होते हैं, रॉड आकार के रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, एंड ये डार्क कलर के देखने को मिलते हैं। इट इज़ द नोन एज द एसिकुलम एंड इट प्रोजेक्ट्स ऑन द सरफेस। मैंने बताया कि ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, एसिकुलम द्वारा। ये जितने भी सीटी होते हैं वो एसिकुलम द्वारा जुड़े होते हैं, विच इज कंट्रोल्ड बाय द एसिकुलर मसल्स। ईच सीटा कंसिस्ट ऑफ द वेसल शाफ्ट विथ विच आर्टिकुलेट्स अ टर्मिनल ब्लेड। प्रत्येक सीटा में क्या पाया जाता है, एक बेस पाया जाता है जिसको हम बेस शाफ्ट कहते हैं, और इसी शाफ्ट से कौन आर्टिकुलेट करता है, जितने भी ब्लेड होते हैं वो इन्हीं से आर्टिकुलेट करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, एक बेस, और बेस के साथ लगा हुआ ये शाफ्ट, इसी शाफ्ट पर लगा हुआ ये ब्लेड है ना। अगर इसके एनाटॉमिकल पोजीशन को आप अच्छे से देख लीजिएगा तो सबसे पहले ये बेस है, बेस पर लगा हुआ शाफ्ट, और शाफ्ट पर लगा हुआ ये क्या है, जो आर्टिकुलेट्स करता है ब्लेड को, है ना। तो ये सब ब्लेड कहाँ पाए जाते हैं, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं, ये जो ये बेस होता है ये किससे लगा होगा, ये पैरापोडिया से। तो पैरापोडिया से लगा हुआ बेस, बेस पर आपको शाफ्ट देखने को मिलेगा, और शाफ्ट पर ही आपको ब्लेड देखने को मिलेगा, जो ओर शेप्ड का दिख रहा है, आरी के आकार का दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सीटी। सीटी कितने प्रकार के होते हैं। इन वन टाइप्स ऑफ द शाफ्ट इन ओर शेप्ड। पहला प्रकार जो होता है वो क्या होता है, ओर शेप्ड का सीटी आपको देखने को मिल रहा है। किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, ओर शेप्ड का, आरी के आकार का। इन द सेकेंड टाइप, अगर दूसरी प्रकार के हम देखें तो शाफ्ट इज सिलेंडर एंड द ब्लेड इज नैरो स्ट्रेट एंड इलोंगेटेड। इनमें जो शाफ्ट होता है वो सिलेंडर होता है, और इनका जो ब्लेड होता है वो नैरो होता है, स्ट्रेट होता है और इलोंगेटेड होता है। आप रिमार्क कर लेंगे कि जो पहला प्रकार का शाफ्ट है वो कैसा होता है, अर्थात पहला प्रकार का जो शाफ्ट होता है उसमें जो ब्लेड लगा हुआ है वो और शेप्ड का लगा हुआ है, ठीक। अगर दूसरे प्रकार के शाफ्ट की बात करें तो ये शाफ्ट सिलेंडर होता है, और जो ब्लेड होते हैं वो नैरो होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, इलांगेटेड। और वहीं अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो इट इज़ कंपैरेटिवली थिकर, अर्थात इनका जो शाफ्ट होता है वो थिकर होता है, और जो ब्लेड होते हैं वो स्मॉल एंड कर्व्ड होते हैं। जो ब्लेड होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और कर्व्ड, मुड़े हुए होते हैं। तो ये है टाइप्स किसके, अर्थात यहाँ आप जो देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब सीटी हैं। तो सीटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। पहला जो होगा आपका जो सीटी होगा उस पर जो ब्लेड पाए जाते हैं ओर शेप का होगा। दूसरा जो होगा उसमें जो ब्लेड पाए जाते हैं वो कैसे होंगे, वो बिल्कुल ब्लेड नैरो होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। और तीसरे प्रकार का जो ब्लेड होगा वो स्मॉल होता है एंड कर्व्ड होता है, ठीक। आइए अब बात कर लेते हैं फंक्शन के विषय में, इनका क्या फंक्शन है, ठीक। मतलब पैरापोडिया के क्या फंक्शंस होते हैं, बात करते हैं इसके विषय में। द पैरापोडिया परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। तो जो पैरापोडिया होता है इसके बेसिकली दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन हम पढ़ने चल रहे हैं, द पैरापोडिया आर मॉडिफाइड वेरियसली इन डिफरेंट पॉलीचीट्स एंड परफॉर्म डिफरेंट लोकोमोटरी फंक्शंस सच एज द क्रॉलिंग एंड द स्विमिंग। अर्थात जो पैरापोडिया होता है ये मॉडिफिकेशन, अर्थात जितने भी पॉलीचीट्स होते हैं इनमें पैरापोडिया क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। और लोकोमोशन में किस रूप से, अर्थात ये क्रॉलिंग कराते हैं और स्विमिंग कराते हैं, अर्थात तैरने में मदद करते हैं, साथ ही साथ वर्म्स को क्रॉलिंग कराते हैं। क्रॉलिंग किसको कहते हैं बच्चों, जैसे कोई वर्म्स ऐसे चले फिर ऐसे, इस प्रकार से जो मूवमेंट होता है तो उसको हम क्रॉलिंग मूवमेंट कहते हैं। तो इनको क्रॉलिंग कराने के लिए और साथ ही साथ स्विमिंग कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं, ठीक। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। दूसरा क्या फंक्शन इसका है, द पैरापोडिया इन सम पॉलीचीट्स आर हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कुछ ऐसे पॉलीचीट्स होते हैं जिनमें जो पैरापोडिया होता है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, अर्थात इनमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। अब जहाँ ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा वहीं ज़्यादा गैसियस सेक्शन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो अर्थवर्म होता है उनका जो स्किन होता है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, इसलिए उनमें कुटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ इनमें जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है, ये हो रहा है पैरापोडिया के माध्यम से। बिकॉज द पैरापोडिया इज हाईली वेस्कुलराइज, सबसे ज़्यादा इसमें ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए क्या होता है इसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। सो पैरापोडिया ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन एज वेल एज द रेस्पिरेशन आल्सो, दो चीज़ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ठीक ना। जैसा कि आप ये फिगर में देखिए ये सब क्या है, ये पैरापोडिया है, प्रत्येक सेगमेंट्स पर लगे हुए जितने भी मेटामर्स हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, इसको हम पेरिस्टोमियम कहेंगे, ठीक। और इधर जो आप देख रहे हैं ये प्रोस्टोमियम है, ठीक। आइए जान लेते हैं कि
नेरिस का एक ऐसा फेज, एक ऐसा सेक्सुअल फेज जिसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोनेरिस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को जानते हैं कि हेटेरोनेरिस क्या है। द सेक्सुअल स्टेज ऑफ द सम वर्म ऑफ नेरिस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज द हेटेरोनेरिस। अर्थात नेरिस का एक ऐसा स्टेज जिसमें सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोनेरिस कहते हैं। ठीक, तो क्या है ये, इट इज द सेक्सुअल स्टेज, ये एक प्रकार का सेक्सुअल स्टेज पाया जाता है नेरिस में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाते हैं तो उसी फेज को हम क्या कहते हैं, हेटेरोनेरिस कहते हैं। ठीक, अगर इसकी मॉर्फोलॉजिकली हम देखें, और या हम हेटेरोनेरिस को एक और शब्दों में कह सकते हैं, एज वी टोल्ड, हम इसको कह सकते हैं अ स्विमिंग डाइमॉर्फिक सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द सर्टेन स्पीसीज ऑफ द नेरिस। अर्थात ये क्या होता है, एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला डाइमॉर्फिक, अर्थात जिसका शरीर का बनावट दो आकार में बदल जाए। अर्थात दो आकार क्या क्या होता है बच्चों, एक इपीटोक रीजन होता है, एक एटोक रीजन होता है। इपीटोक रीजन माने ऐसा रीजन जिसमें गोनट्स पाए जाते हैं, जिनमें सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं, इपीटोक रीजन। और एटोक रीजन वो होता है जो क्या होता है, इमेच्योर रीजन होता है, अर्थात वहाँ किसी प्रकार का कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है, उसको हम एटोक रीजन कहते हैं। इस प्रकार से जब दो प्रकार के उसके बॉडी में ही दो आकार बन जाते हैं तो उसको हम डाइमॉर्फिक कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो हेटेरोनेरिस होते हैं ये फ्री स्विमिंग फॉर्म में देखने को मिलते हैं, डाइमॉर्फिक कंडीशन के होते हैं एंड सेक्सुअली फॉर्म। और ये क्या होते हैं, नेरिस का एक सेक्सुअल फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोनेरिस कह सकते हैं। तो सो वी कैन डिफाइंड एज, हम दो रूप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सेक्सुअल स्टेज ऑफ द सम वर्म्स ऑफ द नेरिस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज नोन एज द हेटेरोनेरिस। या वी कैन आल्सो से दैट अ फ्री स्विमिंग डाइमॉर्फिक स्टेज दैट इज द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द सर्टेन स्पीसीज ऑफ द नेरिस व्हिच इज कॉमनली नोन एज द हेटेरोनेरिस। ठीक ना। अगला क्या है, इट अकर्स मेनी स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन एक्सचेंज। अर्थात इसका जो मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होता है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, वो मॉडिफाइड हो जाता है दो रूप में। आइए बात करते हैं इसके दोनों रूप को। ये देखिए इपीटोकी लिखा गया। इपीटोकी क्या होता है, अभी हम बात करते हैं। इसका शरीर बच्चों मैंने बताया कि दो भागों में होता है, एक होता है इसका मेच्योर फॉर्म, एक होता है इमेच्योर फॉर्म। इस फिगर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो आगे का पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें जो इनमें जो सेगमेंट्स होते हैं, इनके जो मेटामर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल करीब करीब होते हैं, बिल्कुल नैरो होते हैं। और इस रीजन में किसी प्रकार के कोई गोनट्स नहीं पाए जाते, किसी प्रकार का कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन सेक्सुअल रीजन। क्या कहते हैं, नॉन सेक्सुअल रीजन, या इसी को हम कहते हैं एटोक रीजन। क्या कहते हैं, नॉन सेक्सुअल रीजन या एटोक रीजन। और इधर आप देखेंगे नीचे की ओर देखिए, इधर जितने भी सोमाइट्स हैं क्या है, ये बिल्कुल ब्रॉड हैं। ये ब्रॉड होने की वजह से यहाँ जितने भी गोनट्स हैं, जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं, इसी रीजन पर पाए जाते हैं। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ दिखाते हैं, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रीजन। क्या कहते हैं, सेक्सुअल रीजन, या इसी को हम कहेंगे, ये देखिए इपीटोक रीजन। क्या कहते हैं इसको, इपीटोक रीजन या सेक्सुअल रीजन। तो ये जिधर नीचे की ओर आप देख रहे हैं, इसको सेक्सुअल रीजन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इपीटोक रीजन। और ऊपर जो आप देख रहे थे, इसको हम क्या कहते हैं, एटोक रीजन, अर्थात ये एसेक्सुअल रीजन होते हैं। तो हेटेरोनेरिस में दो रूप आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देखिए, इपीटोकी है क्या, आइए जानते हैं। इपीटोकी इज अ प्रोसेस of species of polychaetes, that is the marine worms neris, where the sexual immature worm, that is the atoke, is modified or transferred into the sexual mature worms, that is the epitoke। अर्थात ये क्या होता है, इपीटोकी एक ऐसा भाग है जिसमें इमेच्योर, अर्थात किसी भी नेरिस का या किसी भी पॉलीचीट्स का जो एंड में इमेच्योर पार्ट होता है, इमेच्योर होता है, अर्थात उसको एटोक कहते हैं। इट इज़ मॉडिफाइड या ट्रांसफर हो जाए जब सेक्सुअल नेचर के रूप में, उसको हम क्या कहेंगे, इपीटोक रीजन कहते हैं। ठीक, तो इपीटोक्स आर पेलेजिक मॉर्फिक कैपेबल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एपीटोक जो होता है, ये पेलेजिक मॉर्फिक रूप होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इपीटोकी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ द सेक्सुअल स्टेज ना। तो ये सेक्सुअल स्टेज होता है वो इपीटोकी होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो yeah, we can also say that a form of the reproduction in some polychaetes, a pelagic form capable of the sexual reproduction is known as the epitoky। अर्थात इनके रिप्रोडक्शन का वो भाग पॉलीचीट्स या नेरिस के बॉडी का, अर्थात वो रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो एक रिप्रोडक्टिव फॉर्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ईपीटोकी कहते हैं।
तो नेरिस क्या होता है, इनका सेक्सुअल फेज होता है जिसमें 2 प्रकार के रीजन होते हैं, ईपीटोक एंड एटोक। ईपीटोक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, जिसमें सभी गोनट्स देखने को मिलते हैं। आइए बात कर लेते हैं स्वार्मिंग के विषय में कि स्वार्मिंग क्या होता है। रिप्रोडक्शन इन द नेरिस अकर्स ड्यूरिंग द समर। इनमें जो नेरिस में मैंने अभी अभी बात किया था कि जो नेरिस होता है, नेरिस में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो होती है वो नॉक्चर्नल होती है, रात्रि के समय होती है, ठीक ना, अर्थात। और ये कब करते हैं, समर में, गर्मी के सीजन में। रिप्रोडक्शन इन नेरिस अकर्स ड्यूरिंग द समर, अर्थात नेरिस में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया समर में पाई जाती है, जिसमें होता क्या है, सेक्सुअली मेच्योर वर्म्स लीव्स द बरो एंड स्विम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्विम्स इन सी सरफेस इन लार्ज नंबर्स। अर्थात ये सेक्सुअली मेच्योर जो वर्म्स होता है वो क्या करेगा, अपने बरों को छोड़ देगा, अर्थात जहाँ वो रह रहा होता है उस बिल से बाहर चला आएगा, बरोस को छोड़ देगा, एंड स्विम्स ऑन द सी सरफेस, और सी के सरफेस पर अर्थात समुद्र में क्या करेगा, तैरने लगेगा, फ्रीली इन लार्ज नंबर, बहुत सारे संख्या में। अर्थात जितने भी हेट्रोनेरिस हैं वो सब क्या होंगे, लार्ज नंबर पर सी सरफेस पर क्या करने लगते हैं, स्विंग करने लगते हैं, नोन एज द स्वार्मिंग, और इसी प्रक्रिया को हम स्वार्मिंग कहते हैं। तो गर्मी के सीजन में सेक्सुअली मेच्योर जितने भी वर्म होते हैं अपना बरो छोड़कर वो सी सरफेस पर आ जाते हैं और फ्रीली मूवमेंट करने लगते हैं, इस प्रक्रिया को हम स्वार्मिंग कहते हैं। तो स्वार्मिंग में होता क्या है, स्वार्मिंग अकर्स एट नाइट ड्यूरिंग द सर्टेन फेज ऑफ द मून। जो स्वार्मिंग की प्रक्रिया होती है ये रात्रि में होती है, क्योंकि ये किस प्रवृत्ति के होते हैं, इनका जो हैबिट होता है वो नॉक्चर्नल होता है। तो ये स्वार्मिंग की प्रक्रिया जो होती है इसमें रात्रि में होती है, एट द सर्टेन फेज ऑफ द मून, अर्थात किसमें, पूनम की रात में, जब चंद्रमा का, अर्थात जब हमारी चंद्रमा जो है बिल्कुल सामने फेस कर रहे होते हैं, ठीक ना, अर्थात उजाले में क्या करता है, जब बिल्कुल चंद्रमा बिल्कुल सामने साफ सुथरी दिखाई देती है, उसी समय ये क्या करते हैं, समुद्र में नीचे उतर आते हैं और समुद्र में क्या करते हैं, फ्रीली स्विम करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम स्वार्मिंग कहते हैं। होता क्या है इसके आगे, द मेल स्विम्स रैपिडली अराउंड द फीमेल एंड गैमेट्स और शेड इन वाटर। जो मेल होता है वो फीमेल के चारों तरफ क्या करता है, स्विम करने लगता है, बहुत तेजी से राउंड क्या करता है, स्विम करने लगता है, और वो अपने गैमेट को कहाँ छोड़ देता है, वाटर में छोड़ देता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एनिलेट्स में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने, मतलब मैक्सिमम ऑफ द एनिलेट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये अपने गैमेट को कहाँ सेट करेंगे, वाटर में ही सेट कर देते हैं, ठीक ना। इस प्रक्रिया को ही हम स्वार्मिंग कहते हैं, ठीक। इट इज ऑल अबाउट द नेरिस, दैट इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एपिटोक रीजन क्या होता है, एटोक रीजन क्या होता है, इनके क्लासिफिकेशन को, स्वार्मिंग क्या होता है, ठीक। और साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने इनके पैरापोडिया को, सीटी को, सबको बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनकी तैयारी सुचारू रूप से चल सके, ठीक बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।